हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन से पहले एक बार मैं रिफ्लेक्शन को रिवाइज करा देता हूँ। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जब भी किसी एक ओपेक सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो फॉल करने की वजह से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि बाउंस बैक होती है। तो उसी बाउंसिंग बैक फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते थे। फिर उसमें हमने उसके दो लॉज पढ़े। तो पहला लॉ था रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर था। फिर हमने देखा कि किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती है प्लेन मिरर के थ्रू, दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। फिर मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कौन से, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में। तो अब इसी का सेकंड पार्ट है, दैट इज रिफ्रैक्शन, यानी लाइट एक रिफ्रैक्शन फिनोमेनन भी शो करती है। सो लेट्स सी कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एयर है एंड ये वाटर है। तो जब भी लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो जाना इसको ऐसे चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट में मूव करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर ये मूव करती कैसे है, ये मूव इसको जाना ऐसे चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट जाने के बजाय ये हल्का सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये बेंड हो गई। तो देखो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। सो क्या हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जिस एंगल, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट हमेशा बेंड होती है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स। कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती अनटिल दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, या फिर लाइट 90 डिग्री पर, सॉरी लाइट अगर 0 डिग्री पर क्या कर रही हो, इंसिडेंट करने लग रही हो, तो ही लाइट में बेंडिंग नहीं होती। ठीक है, अदरवाइज लाइट में हमें बेंडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये मेन चीज़ है हमारे पास, आखिर अब ये मीडियम क्या होते हैं। ठीक है, सो मीडियम हमारे पास टू टाइप्स के मीडियम होते हैं। तो फर्स्ट मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, यानी ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसको हम रेयर बोलते हैं। एंड मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, तो इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो कोई भी मीडियम फिक्स रेयर नहीं होता, ना फिक्स डेंसर होता है। सपोज अगर हम एयर एंड वाटर में कंपेयर करें तो एयर हमारे पास, एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑलवेज ग्रेटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। दैट्स वाई एयर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रेयर मीडियम हो गया, एंड वाटर कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं वाटर एंड ग्लास में। तो वाटर एंड ग्लास में अगर हम कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफकोर्स वाटर में ज़्यादा होती है एंड ग्लास में कम होती है। तो वाटर इज़ अ रेयर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास, एंड ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेयर और डेंसर मीडियम को समझ सकते हैं। इनका पूरा नाम ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर, बट जनरली हम रेयर एंड डेंसर मीडियम ही यूज़ करेंगे टर्म्स को। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर लाइट रेयर से डेंसर जाती है और डेंसर से रेयर जाती है, यानी कि रूल ऑफ रिफ्रैक्शन आखिर क्या होते हैं। सो दो रूल्स होते हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल है व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू denser medium,
तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो देखो क्या मतलब है इसका, लेट्स सी। सो ये हमारे पास मीडियम हो गया, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल। अब सपोज करते हैं लाइट आने लग रही है, तो दिस इज द रे। सो आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। इस लाइट को ट्रैवल करना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो जाना इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में चाहिए था, लेकिन लाइट ट्रैवल बेंड हो जाती है किधर, नॉर्मल की ओर। सो इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो इधर नॉर्मल है, इधर ये बेंड हो गई। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, ठीक है। तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो देखो जब भी लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड दी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये रेयर मीडियम है एंड ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब भी लाइट ट्रैवल करती है रेयर टू डेंसर, इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, दिस इज द फर्स्ट रूल। अब है सेकंड रूल, रूल सेकंड, व्हेन लाइट travel from denser to rare medium, denser to rare medium, it always bends away from the normal, it always bends away from the normal। तो लाइट जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट ऑलवेज बेंड फ्रॉम अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। सो यहाँ पर भी देखते हैं, so this is normal, rare है, this is denser medium है। so light denser से rare में जा रही है, तो जाना चाहिए इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन रियलिटी में क्या होती है, बेंड होती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, दिस इज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, दिस इज आर, इज एंगल आई, ठीक है। सो लाइट जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। दीज आर द टू रूल जिनके अकॉर्डिंग क्या होती है, लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट लॉ है सेम वही जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में था, कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों किस में लाई करती है, सेम प्लेन में, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास कि जो रेशियो है साइन आई और साइन आर का, दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, साइन आई अपॉन में साइन आर का दैट रेशियो होता है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसको हम क्या और भी क्या बोलते हैं, दिस इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस रेशियो को क्या कहा जाता है, दिस इज द स्नेल्स लॉ। दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 12th क्लास में ज़्यादा गिवन है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं स्नेल्स लॉ पे, ठीक है। अभी 10th क्लास में इनकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है, सिर्फ हमें याद होनी चाहिए कि व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और लाई इन दी सेम प्लेन। सेकेंड है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फिनोमिनन पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो लाइट में बेंडिंग होती है, तो कितना बेंडिंग हुई लाइट में, तो मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि कितना हमारे पास वैक्यूम में स्पीड की लाइट कितनी थी, मीडियम में कितनी है, दोनों के जो रेशियो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन या म्यू साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन या फिर म्यू से। तो हम एन सिंबल का यूज़ करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो इसको सी बाय वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एन का फॉर्मूला हमारे पास हो गया सी बाय वी हो गया। और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है एंड वी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। देयरफॉर एन इज यूनिटलेस, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। आफ्टर दैट हम समझेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन आखिर कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसके थ्रू आखिर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो इसके थ्रू हमें रिफ्रैक्शन शो करेंगे कि इसमें रिफ्रैक्शन आखिर कैसे होगा। सो सपोज ये एयर है, दिस इज़ ग्लास एंड अगेन यहाँ पे एयर है। सो रे आने लग रही है, तो आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और रे हमेशा एयर से ग्लास में जाने लग रही है। सो अगर एयर से ग्लास में जा रही है सो इट ऑलवेज रेयर टू डेंसर जा रही है, तो इट मूव्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। फिर अब ग्लास से एयर, दिस मीन्स यहाँ पे केस हो गया डेंसर टू एयर। अगर एयर डेंसर टू एयर जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करती है, दैट ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। सो देखो फर्स्ट है एयर इज़ अ रेयर मीडियम, सो रेयर से डेंसर में जा रही है, दिस मीन्स एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अगर ये किस में ट्रैवल कर रही है, ग्लास से वापस एयर में आ रही है, तो डेंसर टू रेयर वाला केस है, और डेंसर टू रेयर में ऑलवेज ट्रैवल अवे फ्रॉम दी नॉर्मल है। अब रे को जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहिए था रे को, लेकिन रे बेंड हो गई ड्यू टू चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, दिस इज R1, और यहाँ से दिस इज R2, और ये बाहर निकलने लग रही है जिस एंगल से, दिस इज इमर्जेंट एंगल, और जो रे है दैट इज नोन एज इमर्जेंट रे। अब लाइट में कितनी बेंडिंग हुई, तो दिस इज द बेंडिंग, कि लाइट यहाँ पे जा रही है और आना इसको यहाँ चाहिए था। दिस बेंडिंग इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, दिस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। अभी लेटरल जो शिफ्ट होता है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो लेट्स सी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स ऑन विच लेटरल शिफ्ट्स डिपेंड, कितनी शिफ्टिंग होगी, तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है दिस इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास, की ग्लास की थिकनेस कितनी है, तो जितनी ज़्यादा थिकनेस होती है उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होती है, उतना ही ज़्यादा लेटरल शिफ्ट होता है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। सेकंड डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, कितने एंगल से हमने इंसिडेंट किया है रे को। थर्ड डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट्स इसमें हमें जो पता होने चाहिए, दैट इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू, कि जो इमर्जेंट रे है थर्ड टाइम पे, दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, कि जो इमर्जेंट रे है वो हमेशा पैरेलल होती है किसके, इमर्जेंट रे के। सो ये याद रखने वाली चीज़ थी इसमें, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एयर से लाइट ग्लास में, तो रेयर टू डेंसर है, तो अवे टुवर्ड्स दी
नॉर्मल लाइट बेंड हो गई। फिर ग्लास टू एयर है तो दिस इज तो डेंसर टू रेयर वाला केस है, तो लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, सो लास्ट टाइम पे जो रे निकल रही है या लास्ट जो रे है दैट रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। ठीक है, और जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज इमर्जेंट एंगल। तो दिस इज इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और दैट इज द लेटरल शिफ्ट की कितनी बेंडिंग हुई, एंड लेटरल शिफ्ट किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन इज थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, सेकंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड थर्ड वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। इन तीन फैक्टर्स में अगर चेंज होता है सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस और एंगल ऑफ इंसिडेंट में तो जो लेटरल शिफ्ट है वो भी चेंज हो जाता है। ये है। अब आता है हमारे पास कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन की अब अगर किन कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होता। कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन कि किस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो फर्स्ट है व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री, यानी कि जब भी किसी लाइट को हम नॉर्मली क्या करते हैं इंसिडेंट कराते हैं। तो सपोज ये एयर है एंड ये वाटर है, दिस इज़ नॉर्मल, और रे को भी हम कैसे इंसिडेंट करा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंसिडेंट कराने लग रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई कि रे भी अगर बिल्कुल नॉर्मली ही इंसिडेंट करे, दिस मीन्स एंगल आई की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो इस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही क्या होती है ट्रैवल करती है हमेशा। सेकंड केस है when refractive index of both the medium is same, when refractive index of both the medium is same, when refractive index है दोनों मीडियम का जब क्या है सेम होता है तो उस केस में भी लाइट बेंड नहीं होती है। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। ये है दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। नहीं, अभी यहाँ पे हम ऐसे मीडियम लेते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। सपोज करते हैं ये मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। सो n1 इक्वल है n2 के, सो ये नॉर्मल हो गया। सो लाइट को बेंड कर जाना चाहिए, बट इस केस में दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम है, तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या होती है ट्रैवल करती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बिल्कुल सेम होता है। अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट में कोई बेंडिंग नहीं आती। तो दीज आर द टू केसेस व्हेन देयर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपन्स। ठीक है, इन दो केसेस में कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज लेंसेज। ठीक है, सो अब हमारे पास दो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्फेरिकल लेंसेज। की स्फेरिकल लेंसेज आखिर क्या होते हैं। ठीक है, सो दो टाइप के हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो मिड में से थिक होता है और टॉप पार्ट से थिन होता है और मिड में थिक होता है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, थिक इन द मिडल, थिक इन द मिडल होता है एंड थिन एट दी एंड पॉइंट्स। ठीक है, जो थिक होता है मिडल में से और एंड पॉइंट्स पर बिल्कुल क्या होता है थिन होता है एंड पॉइंट्स। एंड दूसरा स्फेरिकल लेंस है दैट इज कॉनकेव लेंस। दिस इज concave lens।
कॉनकेव लेंस थिन इन द मिडल, यानी मिडल में से थिन होता है, थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एंड पॉइंट्स, यानी एंड पॉइंट्स पे थिक होता है और मिडल में थिन होता है। दीज आर दी स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो जो बीच में से थिन हो, पतला हो, दैट आर द कॉनकेव, और जो बीच में से यानी मिडल में से थिक हो, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो दीज आर डबल कॉनकेव और डबल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, बट जनरली इनको हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं, ठीक है। फिर इनके साथ रिलेटेड टर्म्स होती हैं, अब देखते हैं टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर्चर होता है इनका। तो अपर्चर वो पार्ट होता है जिससे लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। एंड थर्ड इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ केस इज फोकस एंड फिफ्थ इज फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो दिस इज कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस हो गया। सो बिल्कुल मिड से जो लाइन पास होती है, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल इसके सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड दिस इज फर्स्ट लेंस का है, दिस इज फोकस 1, सेकंड फोकस, ओके। जो इनका सेंटर होगा उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं 2f1, ओके। एंड यहाँ पे जिसका ऑप्टिकल सेंटर है उसके लिए 2f2, दैट इज डबल ऑफ फोकल लेंथ हो जाता है, ठीक है। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जो हमें यूज करनी है। अपर्चर, अपर्चर वो पार्ट होता है लेंस का जिसके थ्रू लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। और अभी जो हम लेंसेज पढ़ते हैं क्लास 10 में, उनका अपर्चर काफ़ी स्मॉल होता है। एंड फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकल लेंथ। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी टर्मिनोलॉजीज। अब आते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या क्या रूल्स यूज़ करेंगे। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सो जैसे मिरर में 4 रूल्स थे, तो यहाँ पे 3 रूल्स हैं। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सो फर्स्ट रूल है, ओके, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1 f2, ओके। फर्स्ट रूल सेम है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस, दिस इज द फर्स्ट रूल। फिर इसके बाद सेकंड रूल है, optical center, this is f1, this is f2, okay, let me copy it। तो सेकंड रूल हमारे पास है कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट ऑलवेज ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट ऑलवेज ट्रेवल प्रिंसिपल, दिस इज द सेकंड रूल, ओके। नेक्स्ट है थर्ड रूल, दिस इज थर्ड रूल। थर्ड रूल ये है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो सेम पाथ को ही ट्रेस करती है। तो दीज आर द 3 रूल। तो फर्स्ट है कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है, तो ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। अगर कोई रे फोकस से आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट ऑलवेज ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड केस है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो ऑप्टिक सेम पाथ को ही
तो अभी हमने समझ लिया कि किस तरीके से रूल्स हमें यूज़ करने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम समझेंगे किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करना है हमें कॉनकेव लेंस के अंदर, ठीक है। सो वही 6 केसेस हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होंगे कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है। तो ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर एंड लास्ट उसका साइज़ क्या होगा। सो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। तो सपोज सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे। तो ये 2f1 हो गया, ये 2f2 हो गया। सो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पे रखा है, तो एट इन्फिनिटी। सो बहुत दूर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बहुत दूर से रे ऑफ लाइट अगर ट्रैवल करती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी, दैट पासिस थ्रू फोकस, ठीक है। सो दोनों रेज हम मीट करा देते हैं जो कि फोकस पे मीट होंगी इस तरीके से। तो यानी कि इमेज हमारी फोकस पे मीट हो रही है, दैट्स वाई जो इमेज का फॉर्मेशन है वो सेकंड फोकस यानी f2 पर होगा। नेचर की बात करें तो रियल है, इन्वर्टेड, और साइज़ काफ़ी छोटा होता है इसलिए डिमिनिश है। तो दिस इज़ द फर्स्ट केस। आफ्टर दैट सेकंड केस, ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर एंड साइज। सो दिस इज f1 f2, ये हमारे पास हो जाएगा f2 f1 2f1, दिस इज 2f2। तो अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f2। सो ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f2 है। सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रेज, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। सेकंड केस है ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन f2 एंड 2f2 के बिल्कुल मिडल में। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड 2f1 तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ बिटवीन 2f2 एंड f2 के पास। आफ्टर दैट इमेज का नेचर क्या होगा, रियल है, एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है और साइज कैसा है, डिमिनिश है। दिस इज द सेकंड केस। आफ्टर दैट नेक्स्ट थर्ड केस, ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर एंड साइज। सो ये हमारा 2f1, दिस इज 2f2। तो अब हम रखते हैं कहाँ पे, 2f1 के ऊपर ऑब्जेक्ट को, यानी कि सेकंड फोकस पे। तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए, 2f2 पे ही होना चाहिए। कुछ इस तरीके से हम रेज को बनाएंगे कि हमारा फॉर्मेशन 2f2 पे हो। सो ये रे को हम बिल्कुल सीधा कर देते हैं, इसको भी सीधा करें जहाँ मीट कर रहे हैं। अब स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। सो दिस इज 2f2। तो ये ऑब्जेक्ट को अगर मैंने 2f1 पर रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन एट 2f2 पे होगा, और नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड, एंड साइज कैसा होगा, सेम साइज। तो थर्ड केस ये था, सेम साइज। फोर्थ केस है ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर एंड साइज। तो ये है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन 2f1 एंड 2f2 के बीच में। सो ऑब्जेक्ट हमारा आ गया 2f1 एंड f1 के बीच में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो गई। दूसरा रूल यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, ठीक है। तो रे कहाँ पे मीट कर रही है, बियॉन्ड 2f2, यानी ऑब्जेक्ट को जब मैंने प्लेस किया कहाँ पे, बिटवीन 2f1 एंड f2 के बीच में, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, बियॉन्ड 2f2, यानी 2f2 के राइट साइड में, बियॉन्ड 2f2। नेचर क्या है, रियल, इन्वर्टेड, एंड साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, दैट्स वाई एन लार्ज। तो साइज हो गया एन लार्ज। नेक्स्ट फिफ्थ केस है, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम फोकस पे।
सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी देखेंगे, नेचर क्या होगा एंड साइज। तो दिस इज 2f1 एंड ये 2f2 है। तो अब हमने फोकस रखा, ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, तो आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो सेकंड फोकस से पास हो गई। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर है, तो रे मीट करेंगी लेकिन कहीं बहुत दूर जाके मीट करेंगी। तो यानी कि जब जब हम इमेज को ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी, नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड इमेज होगी और साइज़ कैसा होगा, एनलार्ज होगा। दिस इज़ द 5th केस। नेक्स्ट है 6th केस, ऑब्जेक्ट इमेज नेचर एंड साइज। तो अब हम ऑब्जेक्ट को काफ़ी पास रखेंगे, दैट इज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है f1 एंड ओके बीच में। सो ये f2 से पास हो गया। सो इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, तो ये फ्रंट में कभी तो मीट करेंगे नहीं, तो ऑन दी सेम साइड एज दी ऑब्जेक्ट क्या करेंगी, दोनों रेस मीट करेंगी। तो जब बहुत पास लेके आते हैं तो बिटवीन f1 एंड ओ, यानी कि जब लेंस के काफ़ी पास होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसी बनती है, ये ऑन दी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑन दी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है, वर्चुअल, इस केस में वर्चुअल बनती है, इरेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इधर है इमेज भी इधर है, और साइज कैसा है, एनलार्ज, यानी कि बड़ी इमेज बनती है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो दीज आर द 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। अब आते हैं हमारे पास कॉनकेव लेंस के भी केसेस होते हैं जो भी देखते हैं। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, एंड फिर है हमारे पास इमेज कहाँ पे बनेगी, एंड नेचर क्या होगा इमेज का, एंड फोर्थ है कि इमेज का साइज कैसा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं। सो कॉनकेव लेंस मिडल में से थिक होते हैं, सॉरी थिन होते हैं, और एंड पॉइंट्स पे थिक होते हैं। This is the concave lens. This is principal axis, optical center. This is f1, f2, sorry 2f1. This is f2 and 2f2. सो फर्स्ट केस वही है कि कहाँ पे रखें, इन्फिनिटी पर रखें इमेज को। सो इन्फिनिटी पे रखते हैं तो बहुत दूर से इमेज रेज आती हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो कहाँ से पास होंगी, फोकस से। सेकंड केस है उसको भी फोकस से, यानी दोनों रेज कहाँ पे मीट कर रही हैं, फोकस पे मीट कर रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि ये तो रेज को क्या करता है, डाइवर्स करने का काम करता है। तो रियलिटी में रेज क्या होती हैं, कॉनकेव लेंस के थ्रू डाइवर्स होती हैं, तो इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। सो रेज को रियलिटी में इसने डाइवर्स कर दिया, दैट्स वाई इस मिरर को, इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सो रेज अपीयर टू पास थ्रू फोकस, तो इमेज बनेगी एट f1 पे। नेचर कैसा होगा, रियल में मीट नहीं कर रही है तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, और साइज कैसा है, डिमिनिश है। दिस इज द डिमिनिश साइज। नेक्स्ट सेकंड केस, ऑब्जेक्ट इमेज नेचर एंड साइज। सो ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल this is concave lens, principal axis, optical center, this is f1, this is 2f1, f2 and 2f2, ठीक है। आपको स्केल का यूज़ करना है, मैंने रफली डायग्राम बना दिया है यहाँ पे, ओके।
तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे तो हम रख चुके हैं केस, तो कहीं पर भी रखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी इसके बीच में कहीं पर भी अगर हम रखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। सो सपोज हमने यहाँ पर रख दिया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो डाइवर्ज होगी रे, ठीक है, लेकिन अपीयर टू पास कहाँ से होगी, फोकस से, तो अपीयर टू पास थ्रू फोकस। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, तो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, इन दोनों रेज कहाँ पे मिल रही है, F1 एंड O के बीच में, तो वहीं पर ही हमारी इमेज बन जाएगी। सो बिटवीन F1 एंड O के बीच में। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, रियलिटी में लाइन मीट नहीं कर रही, वर्चुअल, इरेक्ट है, एंड साइज कैसा है, छोटा है, तो डिमिनिश। दीज आर द टू केसेस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपके दोनों केसेस क्या है। फिर इसके बाद हम स्टडी करते हैं साइन कन्वेंशन। तो सेम साइन कन्वेंशन हमें यहाँ पर भी यूज़ करने हैं जो हमने मिरर के केस में किए थे, साइन कन्वेंशन। तो सपोज करते हैं ये हमारे पास एक लेंस है, ओके, तो ये हमारे पास लेंस है। तो लेंस के जितने भी राइट हैंड साइड की क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स होंगे, या राइट हैंड साइड जो भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव में होंगी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की नेगेटिव में होंगी, एंड राइट हैंड साइड की सारी चीज़ें किस में होंगी, पॉजिटिव में होंगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव है। तो यही साइन कन्वेंशन हमें यहाँ पर भी यूज़ करने हैं। सो मैं लिख देता हूँ किस लेंस में क्या होता है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, v मोस्टली पॉजिटिव होता है, लेकिन एक केस में नेगेटिव होता है, लास्ट वाला केस जब ऑब्जेक्ट को हमने F एंड O के बीच में रखा था, तो इमेज कौन सी साइड फॉर्म हुई थी, लेफ्ट हैंड साइड ही फॉर्म हुई थी, दैट्स वाई v की वैल्यू नेगेटिव है, F इसमें पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है फॉर कॉनकेव लेंस। तो अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, सो u नेगेटिव है, v की वैल्यू कैसी होती है इसमें, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड, फोकस भी इसका लेफ्ट हैंड साइड, सो नेगेटिव, यानी कॉनकेव लेंस के केस में और u भी नेगेटिव होता है, v भी नेगेटिव होता है, n भी नेगेटिव होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लेंस फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सो लेंस फॉर्मूला, सो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में प्लस था, यहाँ पर माइनस है। f मीन्स फोकल लेंथ, u मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, and v means distance of image, ठीक है। दिस इज लेंस फॉर्मूला। आफ्टर दैट मैग्निफिकेशन, दिस मैग्निफिकेशन, दिस इज स्मॉल m। तो स्मॉल m की वैल्यू होती है HI अपॉन में HO के इक्वल होती है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। या सेकंड फॉर्मूला होता है HI मीन्स height of image and HO means height of object, and second formula magnification का that is v upon u। मिरर के केस में माइनस v अपॉन u होता है, लेंस के केस में इट्स v अपॉन u, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। सो HI अपॉन में HO इज इक्वल्स टू v अपॉन u, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। तो आई होप आपको ये फॉर्मूलेस क्लियर हो गए होंगे। अब आता है इस चैप्टर का दैट इज लास्ट टॉपिक, दैट इज पावर। सो पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, तो P इज इक्वल्स टू 1/f के इक्वल इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ पावर कितनी होती है, डायप्टर होती है, डायप्टर D इसका सिंबल होता है। एंड 1 डायप्टर या 1 मीटर इनवर्स इक्वल्स टू 1 डायप्टर के इक्वल होता है, 1 डायप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स। तो जब भी अगर हम पावर निकालते हैं तो स्टार पॉइंट है फोकल लेंथ मस्ट बी इन फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर्स। तो फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन की पावर भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए सेपरेटली हम हर एक लेंस की पावर निकाल कर उनको
ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।